दोस्तों एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन परिचय अर्थात दी बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएंगी, अर्थात कुछ ना कुछ बहुत सारे एग्जाम पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और वो भी बिल्कुल हिंदी में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जीरो लेवल से मैं एडवांस लेवल तक लेकर के चलूंगा इनकी बायोग्राफी के बारे में, अर्थात जितना भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अंत तक पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती। देखिए, सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत भी आपको ही करना होगी, मुझे नहीं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ, ओके। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जो भी मैटर उठाता हूं, ओके, वो एक विश्वसनीयता के साथ उठाता हूं, लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए कहीं दूसरी जगह से भी इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो क्विक फैक्ट्स हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कॉकरमाउथ इंग्लैंड में। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? ये डाइड कब हो गए थे? तो 23 अप्रैल 1850 को 80 वर्ष की अवस्था में वेस्टमोरलैंड, ओके, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इनको ऑफिशियल टाइटल एक पोइट लटरेट, ओके, पोइट लॉरेट का दिया गया था, जो कि इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था 1843 में। और ये कब तक रहे थे? 1850 तक, यानी कि अपने जीवन पर्यंत तक। इसके बाद यानी कि अपने जीवन के अंतिम सांस तक। फिर बेटा एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं कि मूवमेंट एंड स्टाइल, ये रोमांटिसिज्म एक लेग पोइट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और ज़्यादातर इनका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी रहता था वो क्या रहता था? पोएट्री। इसके बाद इनका नोटेबल फैमिली मेंबर कौन था? इनकी एक बहुत ज़्यादा प्रिय थी, इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय इनकी बहन ड्रोथी वर्ड्स, ओके, कौन? ड्रोथी वर्ड्सवर्थ। अगला दोस्तों हम बात करेंगे इनके कुछ नोटेबल वर्क की। सॉलिटरी रीपर है, इसके बाद में दी प्रिल्यूड है, लैरिकल बैलेट्स हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी है, ओके, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू मील्स अबव टिंटन अवे है, ओके, द रोइंड कॉटेज है, माइकल है, रेक्ल्यूज है, एक्सकर्स, ओके, एक्सकर्सन है। तो ये इनकी कुछ नोटेबल वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको ध्यान बनाए रखिएगा दोस्तों। और इनके बारे में मैं डिटेल से भी डिस्कस करूंगा लास्ट में, एक एक को अलग अलग से हर एक वर्क पर वीडियो बना करके डालूंगा आपके लिए। तो बस लगे रहिएगा, ओके। इस बार आपको सिलेक्शन लेकर ही जाना है दोस्तों। इसके बाद ये मूवमेंट रोमांटिसिज्म और क्या कहलाते हैं दोस्तों? एक लेग पोइट के नाम से ये जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? लेग पोइट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगला हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, के पिता का क्या नाम था? तो जॉन वर्ड्सवर्थ। किनके? विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम क्या था? फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, और इनकी माता का नाम दोस्तों एनी कुक्सन वर्ड्सवर्थ था। अब थोड़ा सा इनके बारे में और थोड़ा सा इनके फैमिली ट्री के बारे में बता देता हूँ कि इनका फैमिली ट्री आखिर कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, इनके बड़े भाई का नाम रिचर्ड वर्ड्सवर्थ था, ओके। इसके बाद में रिचर्ड वर्ड्सवर्थ जो है वो एक लॉयर थे पैसे से। और दूसरे नंबर के एक इनके पुत्र थे जॉन, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ। और तीसरे नंबर पे डॉटर इनकी ड्रोथी वर्ड्सवर्थ थी, ओके। फिर इनके और एक थे सन जॉन वर्ड्सवर्थ, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1850 में। और अंत में एक और हैं क्रिस्टोफर, जो कि स्कॉलर दिखाए जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों अब आपको मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से जानकारी मिल चुकी होगी कि इनके 5 पुत्र थे, अर्थात ये हम कह सकते हैं 5 भाई बहन थे, ओके। कैप्टन जॉन वर्ड्सवर्थ की एक जहाज में समुद्र में डूब करके क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1805 में दोस्तों। तो चलो अब आगे इनके लव अफेयर की बात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 लव अफेयर्स चले थे दोस्तों। 2 लव अफेयर कौन? एक शॉर्ट लव अफेयर चला था, ओके, शॉर्ट लव अफेयर था, वो किसके साथ था? मैरी
एथवेट के साथ, ठीक है। और इसके बाद एक इनका बहुत अच्छा लव अफेयर चला था, अगर मैं बात करूं, ओके। तो नवंबर 1791 में, कब की बात करता हूं, 1791 में ये कहाँ गए थे, इन्होंने विजिट की थी फ्रांस की। और जब ये फ्रांस की विजिट पर थे तो उसी समय फैल इन लव हो जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। एक फ्रेंच वुमेन होती है जिसका नाम होता है एनेट बैलन, उसका हमने पिक भी यहाँ पर लगा, एनेट बैलन, ओके, जो कि टीजीटी के 2009 में ये पूछा भी गया है। इसके बाद इससे ये प्रेम करने लगते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, और इससे इनको एक पुत्री होती है 1792 में, गिव अ बर्थ देयर डॉटर, उनकी और उनकी पुत्री का नाम होता है कैरोलिन। क्या नाम होता है दोस्तों, कैरोलिन नाम होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कैरोलिन का जन्म कब होता है, 1792 में। कैरोलिन का जन्म कब होता है, 1792 में। लेकिन ये इससे, ओके, द रेन ऑफ टेरर एंड वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में गृह युद्ध छिड़ने वाला था। इसके भय से, डर से ये क्या हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। और जब ये अलग होकर के, ओके, तब इनकी अब्सेंस में ही एनेट बैलन ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कैरोलिन। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों ये तो इनकी लव अफेयर की हमने कहानी बता दी आपको, लव अफेयर की। अब हम इनकी शादी किससे होती है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बेट्स मैरी हचिंसन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी किससे होती है, मैरी हचिंसन से इस शादी करते हैं दोस्तों। तो जो मैरी हचिंसन होती हैं उनसे शादी कब होती है, तो 4 अक्टूबर 1802 में। फिर रिपीट करता हूँ, 4 अक्टूबर 1802 में मैरी हचिंसन के साथ इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो, एक स्कूल यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड होती हैं, स्कूल से ही ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं, पेनरिथ से ही। स्कूल फेलो एट पेनरिथ, पेनरिथ एक जगह का नाम है दोस्तों। तो ये बता दो विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी किसके साथ होती है, मैरी हचिंसन के साथ होती है। इसके बाद कब होती है, तो 4 अक्टूबर 1802 को दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या कहा कि मैं इनके बारे में पहले हिंदी में डिटेल्ड करूंगा, इसके बाद इनके ऊपर पूरा इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा, यानी कि फिर इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्ड लेकर आऊँगा। और लास्ट में फिर 2001 से लेकर के 2016 तक जितने भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आऊँगा। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिएगा। चलो, और दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना घंटा भी दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो सूचना पहुंच जाए कि मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो चलो, इनका जन्म, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को काकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, काकरमाउथ कम्बरलैंड में। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1770 को। इनको, जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इनको हम लेक पोइट के नाम से भी जानते हैं। किनको, लेक पोइट के नाम से कौन जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके पिता का नाम, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता एनी कुक्सन थी। इनकी माता का नाम क्या था, एनी कुक्सन। और इनके माता पिता की 5 संतानें थीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ इनके माता पिता की कितनी संतानें थीं, 5 संतानें। पांचों संतानों के बताओ नाम बता दूं, रिचार्ड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, डॉटर थी ड्रॉथी वर्ड्सवर्थ, फिर जॉन वर्ड्सवर्थ जो हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, और क्रिस्टोफर जो कि स्कॉलर दिखाए जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो इनकी 5 संतानें, यानी कि हम कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 5 भाई बहन थे, जिनमें से ये दूसरे नंबर के थे। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ कितने नंबर के, दूसरे नंबर के। और बचपन से ही ये बड़े अड़ियल और क्रोधित स्वभाव के थे। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा ही अड़ियल और क्रोधित स्वभाव के थे। इनकी माता जब
ओके, केवल जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 वर्ष के थे तब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनी कुक्सन की मृत्यु उस समय हो गई जब विलियम वर्ड्सवर्थ की आयु केवल 8 वर्ष थी दोस्तों। अगला, माँ की मृत्यु के बाद ओके इनको पढ़ने के लिए हॉक्सेड ग्रामर स्कूल ऑफ ओके लैंकाशायर में भेजा गया। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इनकी माँ की मृत्यु के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के लिए हॉक्सेड ग्रामर स्कूल इन ओके लैंकाशायर में भेजा गया। ओके, इसके बाद जो कि अब कहाँ है, कोलंबिया में स्थित है दोस्तों। इनकी बहन का नाम ड्रोथी वर्ड्सवर्थ था और इनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी। अर्थात ये अपनी बहन ड्रोथी वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा लव करते थे, बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जो जीवन भर विलियम वर्ड्सवर्थ के ही करीब रहीं, अर्थात उनके ही साथ रहीं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, परंतु माँ की मृत्यु के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, परंतु माँ की मृत्यु के बाद ओके आपके 9 साल तक नहीं मिल पाई। इसका मतलब माँ की मृत्यु के बाद ये किनसे, अपनी बहन विलियम ड्रोथी वर्ड्सवर्थ से 9 साल तक नहीं मिल पाए, क्योंकि ड्रोथी जो थी, ड्रोथी को यॉर्कशायर में रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। किसके लिए, ड्रोथी इनकी सिस्टर बहन के लिए यॉर्कशायर में एक रिश्तेदार के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ इनको भेज दिया गया। ड्रोथी जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ से 1 साल छोटी थी। ऐसा कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और ड्रोथी का नामकरण एक साथ ही किया गया। ऐसा सुना जाता है दोस्तों कि विलियम वर्ड्सवर्थ और जो है इनकी बहन ड्रोथी का नामकरण जो है वो एक ही साथ हुआ। इसके बाद इनका पूरा परिवार जो है क्रमशः इस प्रकार था, यानी कि हम कह सकते हैं ये कितने भाई बहन थे वो जरा एक बार देख लीजिएगा। सबसे बड़े भाई का नाम, जो बड़े होकर के क्या बने, एक वकील बने, उनका नाम क्या था, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ। दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो कि प्रकृति के एक महान कवि हुए और इन्हें प्रिस्ट ऑफ नेचर के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद ड्रोथी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही ज़्यादा प्रिय बहन थी, सबसे ज़्यादा प्रिय बहन थी, और जो कि उनसे 1 साल छोटी थी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ से 1 साल छोटी ड्रोथी वर्ड्सवर्थ थी। फोर्थ पॉइंट पे कौन था, ओके जॉन वर्ड्सवर्थ थे, और ऑल ऑफ एवर यानी कि जो ऑल ऑफ एवरगवेनी में क्या थे, ये कैप्टन थे। कहाँ कैप्टन थे दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ इनके लिए, जो कि 1805 में पानी वाली जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 1805 को डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके सबसे छोटे भाई ओके जिनका नाम था क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, ओके जो कि मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक स्कॉलर थे। ओके क्या थे, एक स्कॉलर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओके हॉक्सेड स्कूल से प्राप्त की। मैं पिछले भी बता चुका हूँ कहाँ से प्राप्त की, हॉक्सेड स्कूल से। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉलेज में प्रवेश किया, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया था उसका नाम सेंट जॉन्स कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज था। क्या नाम था, सेंट जॉन कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो हम अगर आपसे पूछें कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है किस कॉलेज में प्रवेश किया, तो याद रहेगा सेंट जॉन्स कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं शिक्षक विलियम टेलर ने, कौन, विलियम टेलर ने विलियम वर्ड्सवर्थ को रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया। इनके एक अध्यापक थे, टीचर थे, ट्यूटर थे विलियम टेलर,
जिनका नाम था, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को रचनाओं को, कविताओं को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने अध्ययन के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहते थे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लेखन का श्री गणेश जो है कब किया था? 1787 में एक सोनेट से किया था। श्री गणेश का मतलब होता है दोस्तों, इन्होंने अपने लेखन कार्य की शुरुआत कब की थी? जो है 1787 में एक सोनेट, जो कि द यूरोपियन मैगजीन है। क्या नाम था इनके सबसे पहले सोनेट का? नाम क्या है? यूरोपियन मैगजीन। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए यूरोपियन मैगजीन क्या है, तो एक सोनेट है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे पहला सोनेट है जिसको इन्होंने 1787 में लिखना प्रारंभ की, अर्थात इसी से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। और विलियम वर्ड्सवर्थ जब युवावस्था में थे तो इनको एक लड़की से, और युवावस्था एक उम्र ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर इन सब चीज़ों से गुजरना ही होता है। इनको एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था मैरी हेथवेट था। लेकिन हम पहले शुरुआत में ही दोस्तों इनके लव अफेयर्स के बारे में बता चुके थे। मैरी हेस्ट ओके एस्ट बेट से इनका जो लव अफेयर चला वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। ये शॉर्ट लव अफेयर था, अर्थात ये प्रेम कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो फ्रांस घूमने गए, और वहाँ इन्होंने आल्प्स को, अर्थात अपने उसके आसपास के फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों का अवलोकन किया। यानी कि ये कहाँ कहाँ, जब ये फ्रांस के यात्रा पर थे तो इन्होंने आल्प्स में गए घूमने के लिए, आसपास के फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों को बहुत अच्छे से इन्होंने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। और जब ये फ्रांस में थे तो इनकी मुलाकात, विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, प्यारी सी, मनमोहक फ्रांसीसी महिला से हुई, जिसका नाम क्या था दोस्तों? एनिट बेलन। याद रखना इनके नाम को, पूछा गया है। ओके, इनका लव अफेयर फ्रांस में के दौरे पर जब ये थे तो एक फ्रांसीसी महिला थी, और वो फ्रांसीसी महिला का क्या नाम था जिसके साथ इनका लव अफेयर चला? तो आपको नाम बताना होगा, एनिट बेलन। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ को एनिट बेलन से प्यार हो गया था, और इसके बाद 1791 में ये फ्रांस की यात्रा पर गए। 92 में, अब उसी समय क्या हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ने वाला था, और इस डर की वजह से क्या हुआ दोस्तों? ये फ्रांस को छोड़ करके इंग्लैंड पुनः वापस आ गए। और इसके बाद 1792 में एक पुत्री को जन्म दिया। 1792 में एक डॉटर को जन्म दिया जिसका नाम था कैरोलिन। एक एक पॉइंट मेरा नोट डाउन कर लेना, इससे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा और इससे ज़्यादा सरल तरीके से, इजी तरीके से तुमको विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन परिचय समझाने वाला, इनकी बायोग्राफी को क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा। एक बार में ही तुमको इनकी बायोग्राफी क्लियर हो जाएगी, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यकीन मानिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ से आपके टीजीटी पीजीटी में कुछ भी पूछा जाए छूटने वाला नहीं है, बस इस चैनल के द्वारा बने रहिएगा। और बाकी आपके साथ जो भी सोर्सेस हों, जो भी बुक्स हों, अन्य सोर्सेस से भी अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा दोस्तों। इसके बाद उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तनावपूर्ण वातावरण को देखते हुए, किसके, हमने क्या बताया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तनावपूर्ण वातावरण को देखते हुए इनको इंग्लैंड वापस आना पड़ा। यानी कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, उनका क्या नाम था, एनिट बेलन को, जो कि प्रेग्नेंट थी, ओके, उनको फ्रांस में ही अकेला छोड़ करके इन्हें वापस आना पड़ा। जब ये इंग्लैंड वापस आ गए तो इनकी अब्सेंस में, इनकी अनुपस्थिति में, इनकी पत्नी तो नहीं कह सकते, लवर, जो लव अफेयर चला था उनके साथ, ओके, लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, एनिट बेलन ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका कैरोलिन नाम था। दिन प्रतिदिन हालात और बद से बदतर होते गए, यानी कि बिगड़ते चले गए। और
वर्ड्सवर्थ को लगने लगा कि अब एनेट बेलन को चाहते हुए भी वो शादी नहीं कर सकते, चाहते हुए भी वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, कैरोलिन, जब ये कैरोलिन जो थी, विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि आप हमें कैरोलिन को 9 वर्ष की हो चुकी थी। अब कैरोलिन जिसको पुत्री को जन्म दिया था किसने, एनेट बेलन ने, तो अब इनकी पुत्री जो लवर्स से, ओके, यानी कि इनके लव अफेयर, इनके लिव इन रिलेशनशिप से एक पुत्री को जन्म हुआ था उसका कैरोलिन, अब उसकी आयु कितनी हो चुकी है, 9 साल की। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ कैरोलिन के साथ समुद्र के किनारे टहले और कुछ खुशी के पल बिताए। कुछ भी हो, ओके, जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ कैरोलिन के साथ होते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था। और जब ये दोबारा फ्रांस के लिए गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन तब तक 9 वर्ष की इनकी पुत्री भी हो चुकी थी। आप समझ सकते हो कि ये 9 वर्ष का पीरियड बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। तो ये अपनी पुत्री कैरोलिन के साथ समुद्र के किनारे टहले और कुछ खुशी के पल बिताए। बाद में वर्ड्सवर्थ उन हंसी यानी कि खुशनुमा पलों को अपने एक सोनेट में सजो दिया, अर्थात अपनी उन यादों को एक शब्दों का रूप दे दिया, और शब्दों का रूप देने के बाद एक सोनेट लिख दिया। और उस सोनेट का दोस्तों नाम क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस सोनेट का नाम था इट इज आ ब्यूटियस इवनिंग। इट इज आ ब्यूटियस इवनिंग, ओके, काम एंड फ्री। क्या था, काम एंड फ्री था। तो अगर पूछा जाए कि जब ये समुद्र के किनारे अपनी पुत्री कैरोलिन के साथ में घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो उस समय उस खुशनुमा माहौल को, उस खुशनुमा पलों को इन्होंने एक शब्दों का रूप दिया, अर्थात एक सोनेट में उनको समेट करके यादों के तौर पर रख लिया। उस सोनेट का नाम क्या था, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री था। तब तब तक आपकी शादी मैरी हचिंसन के साथ तय हो चुकी थी, यानी कि जब ये दोबारा फ्रांस की यात्रा पर गए तब तक इनकी शादी किसके साथ हो चुकी थी, मैरी हचिंसन के साथ हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों आप उसी तथ्य को बताने के लिए एनेट बेलन से मिलने गए थे, और इस सत्यता को, इसी फैक्ट को, इसी सच्चाई को बताने के लिए फिर से फ्रांस गए एनेट बेलन से मिलने के लिए कि मैंने शादी कर ली है। ओके, शादी के बाद ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ एनेट बेलन की भरपूर मदद करते रहे, जितना भी फाइनेंशियल या जो भी सपोर्ट करनी थी वो सपोर्ट ये दोस्तों करते रहे। अर्थात वर्ड्सवर्थ ने कैरोलिन की शादी भी कराई, और 1835 में वर्ड्सवर्थ उस परिवार की आर्थिक सहयोग देते रहे। कब तक दोस्तों, 1835 तक। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ उस परिवार की आर्थिक मदद भी करते रहे, फाइनेंशियल हेल्प भी करते रहे। 1802 में ओके, इनकी शादी विलियम वर्ड्सवर्थ की, ध्यान दीजिएगा साथियों, विलियम वर्ड्सवर्थ की कब, 1802 में। ओके, इनका लव अफेयर 91 में चला था, 1791 में, 92 में एक पुत्री हुई थी एनेट बेलन से, लेकिन शादी कब हुई आकर के, 1802 में, किसके साथ, मैरी हचिंसन के साथ। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी दोस्तों मैरी हचिंसन के साथ हो गई। मैरी हचिंसन, ओके, कि उसकी मदद से फिर क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में हालात दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत आ गई है। चलो फिलहाल यहाँ पे रिपीट हो गया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोनों देशों में हालात बिगड़ गई, मैं रिपीट कर चुका हूँ, और आप कुछ वर्षों तक एनेट बेलन से नहीं मिल सके। जब एक बार से दोनों देशों के बीच शांति कायम हो गई तो आप फिर से उससे मिलने के लिए गए, और 1802 में जो है अपनी प्रिय बहन ड्रोथी के साथ उससे मिलने गए थे। तो दोस्तों ये कहानी क्या हो गई, 1802 में इनकी शादी तो हुई थी किसके साथ, मैरी हचिंसन के साथ, लेकिन ये दोबारा से दोस्तों जब दोनों देशों के बीच में शांति कायम हो गई तो ये दोबारा अपनी बहन ड्रोथी के साथ भी उससे मिलने जाते हैं, और 1802 में इनकी सबसे प्रिय, सबसे अच्छी बहन ड्रोथी के साथ ओके मिलने गए। तब
इनके बचपन की दोस्त थीं। ओके। और 1803 में इनको पहले संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किससे? कौन सी वाली से? मैरी हचिंसन से, जिनसे इनकी शादी हुई। ओके। इसके बाद आप भी अपने पिता की तरह 5 संतानें थीं, यानी कि ये 5 भाई बहन थे। तो वर्ड्सवर्थ बोले हम क्या अपने पिता से कम थोड़े ना हैं। इन्होंने भी, इनके भी कितनी भी संतानें हुई? 5 संतानें हुई दोस्तों। फिर रिपीट करता हूँ। पार्टनर, इनका एक लव अफेयर चला था। जो पार्टनर थी एनेट बेलन थी, जो फ्रांस की थी। इनकी एक डॉटर थी कैरोलिन। फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम द पार्टनर। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट चाइल्ड किससे था, तो फर्स्ट पहला बच्चा जो है वो फ्रॉम हिज पार्टनर, इनकी पार्टनर से था। इसके बाद में जो है इनकी शादी, इनकी वाइफ पत्नी मैरी हचिंसन जो कि इंग्लैंड की थी। इनके 5 बच्चे हुए। जॉन, एक पुत्री ड्रोथी ही नाम रखा इन्होंने भी अपनी पुत्री। इसे डोरा के नाम से भी जानते हैं। इनका निक नेम क्या था? डोरा। डोरा की मृत्यु हो जाती है और डोरा की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इससे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लिखना भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर तीसरा एक पुत्र होता है जो कि जिसका नाम थॉमस होता है। इसके बाद में कैथरीन, एक पुत्री का जन्म होता है। और 5वीं सबसे ए भी एक पुत्र होता है जिसका नाम विलियम होता है। इनमें से 3 की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। थॉमस, कैथरीन की मृत्यु 1892 में होती है और ड्रोथी यानी कि डोरा की मृत्यु 1847 में होती है। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बस आप मेरे एक एक वर्ड के नोट्स, अगर कॉपी पेन कलम नहीं उठाया हो तो उठा लो और एक एक नोट्स बनाने के लिए तैयार कर दो दोस्तों। जो क्रमशः इस प्रकार थी। पहले के नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, डोरा वर्ड्सवर्थ, थॉमस वर्ड्सवर्थ। ओके। इसके बाद कैथरीन वर्ड्सवर्थ और बिल्ली वर्ड्सवर्थ, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ भी इनको कहते हैं दोस्तों। तो समझ गए, इनमें से 3 की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। थॉमस, कैथरीन और ड्रोथी की, यानी कि डोरा की। किनकी? थॉमस, कैथरीन और डोरा की। इसमें थॉमस और कैथरीन की मृत्यु कब होती है? 1812 में। और डोरा की मृत्यु कब होती है? 1847 में दोस्तों, लिख लेना। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जब तक फ्रांस में थे तो इन्होंने अपनी किताब एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, क्या नाम था उस किताब का? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का काफ़ी हिस्सा आपने पूरा कर लिया था। अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का बहुत सारा हिस्सा, यानी कि जितना भी उनको वर्क करना था, लिखना था, वो लगभग फ्रांस में थे तभी पूरा कर चुके थे दोस्तों। और 1793 में इसको प्रकाशित कर दिया। फ्रांस से लौटने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा आहत थे, यानी कि बहुत दुखी थे। ओके। और सुकून के लिए इन्होंने अपनी बहन ड्रोथी के साथ टिंटन अवे घूमने गए। कहाँ गए दोस्तों? टिंटन अवे। फिर रिपीट करता हूँ, कहाँ घूमने गए? टिंटन अवे। और पहली बार 1795 में और दूसरी बार 1798 में। टिंटन अवे ये 2 बार गए। पहली बार कब गए? 1795 में गए थे। और दूसरी बार दोस्तों टिंटन अवे कब घूमने गए थे? 1798 में। एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझिएगा मेरे साथियों। आगे आपने उसी के ऊपर एक काव्य संग्रह का भी इन्होंने ओके रचना की थी, जिनको जो आगे चल करके इनका ऑटोबायोग्राफी यानी कि मास्टरपीस के नाम से जाना गया, लिरिकल बैलेड्स, सॉरी प्रील्यूड। क्या था? प्रील्यूड। ओके, खैर कोई नहीं, आगे चल करके डिस्कस करें। काव्य संग्रह की रचना की जिसको लाइन्स रिटेन ओके आ फ्यू मील्स अबे टिंटन अबे कहते हैं। तो इन्होंने दोस्तों 1798 में कौन सी काव्य संग्रह की रचना की? लाइन्स रिटेन आ फ्यू मील्स अबे टिंटन अबे। ओके। इसके बाद 1798 में ही इन्होंने लैरिकल बैलड्स को प्रकाशित कराया, जो कि लैरिकल बैलड्स जो है जो 30 कविताओं में बटा हुआ है, जिसमें से 19 बुक्स की रचना ओके विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वयं की थी और 4 बुक्स की कॉलेज द्वारा पूरी गई। और 4 पुस्तकें किसके द्वारा? कॉलेज के द्वारा पूरी की गई दोस्तों। इसके बाद इसका दूसरा संस्करण 1800 में प्रकाशित हुआ दोस्तों और तीसरा संस्करण 1802 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने 500 से ज़्यादा सोनेट लिखे।
इसके बाद न्यू क्लासिकल पोइट्स में के बनावटी कृत्रिम बोलचाल की भाषा का विरोध किया। और आप ये जो है कई भाषाओं को जानते थे, कई भाषाओं को बोलना जानते थे, ज्ञाता थे। इन्होंने ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश को अच्छी तरह इनको आती थी दोस्तों। और इन्होंने अंग्रेजी के प्रमुख रोमांटिक कवियों में से एक थे। ये अंग्रेजी के प्रमुख रोमांटिक कवियों में से एक थे। इन्होंने इनको जो है युग इनके युग को, विलियम वर्ड्सवर्थ के युग को रोमांटिक युग भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से एज से बिलोंग करते थे, तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके लिरिकल बैलेड्स जिसका प्रकाशन विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था एस.टी. कॉलरेज। क्या नाम था दोस्तों? एस.टी. कॉलरेज इनके बहुत प्यारे अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मिल करके किया, यानी कि के द्वारा ही इस युग का नाम जो है रोमांटिक युग पड़ा। और लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन 1798 में किया गया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी रेक्ल्यूज रेक्ल्यूज की रचना की। इसमें प्रकृति, मानव, समाज का वर्णन है। तो रेक्ल्यूज में दोस्तों किनका? प्रकृति, मानव और समाज का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ये एक बहुत लंबी रचना है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे के पूरे भ्रमण का वर्णन किया है। इसको 1888 में प्रकाशित किया गया। और दी होम एट ग्रेसमेर इस किताब की पहली बुक थी। कौन सी? दी होम एट ग्रेसमेर इस किताब की पहली बुक थी। दी एग्जर्सन का मतलब होता है भ्रमण को दी रेक्ल्यूज के दूसरे बुक के रूप में रखा गया। रेक्लूज के दूसरे बुक के रूप में रखा गया। और इसकी तीसरी किताब कभी पूरी नहीं हुई, अर्थात वो हमेशा अधूरी हुई रही। दी एग्जर्सन की रचना इन्होंने 1802 ईस्वी में शुरू की और 1814 में प्रकाशित हुई। इसमें से कुल 9 बुक्स हैं। एग्जर्सन में कितनी है? 9 बुक्स हैं। और यह रचना दी रेक्ल्यूज की ही एक हिस्सा है दोस्तों। एग्जर्सन भी रेक्लूज का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। और 1805 में इन्होंने दी प्रिलूड समाप्त किया। यानी कि दी प्रिलूड लिख करके इन्होंने कब समाप्त कर दिया? 1805 में। और दोस्तों ये दी प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मास्टरपीस मानी जाती है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल था। जो कि 14 पुस्तकों में दोस्तों विभाजित था। कितने? 14 पुस्तकों में दी प्रिलूड बटी हुई थी। और इसकी रचना इन्होंने 1799 में शुरू किया और 1805 में पूरा किया। इसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी के द्वारा कराया गया, अर्थात पास्थोसमिसली इनकी क्या हुई? इस कृति की जो है पब्लिश की गई। तो प्रिलूड को पब्लिश की कब किया गया? इनकी मृत्यु के पश्चात। इसके बाद 1800 विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नोटेड पॉइंट है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में ब्रिटेन का पोएट लॉरेट राजकवि बनाया गया। इनकी इच्छा राजकवि बनने की नहीं थी क्योंकि उस समय ये बहुत कमज़ोर और बूढ़े हो चुके थे। आप मरते दम तक ब्रिटेन के लेकिन वहाँ के राजा ने इनको कहा, जो कि सदे थे। वहाँ के राजा जो थे उन्होंने इनको फोर्स किया, विश्वास दिलाया कि नहीं आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आप राजकवि बन जाओ। तब इन्होंने राजकवि बनने के लिए हाँ कर दी और ये ब्रिटेन के राजकवि 1843 में बने और लगभग अपने मरते दम तक, अंतिम सांस तक बने रहे, अर्थात 1850 तक। क्योंकि 1850 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इनको 1843 में ब्रिटेन का पोएट लॉरेट बनाया गया था दोस्तों, उससे पहले कौन था? तो सदे थे। कौन थे? सदे ब्रिटेन के राजकवि थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्तों मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई। कब हुई? 23 अप्रैल 1850 को दोस्तों। और उस समय इनकी उम्र विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी थी? 80 साल थी। कितनी थी? 80 साल दोस्तों। इसके बाद इनको ग्रेसमेर चर्चयार्ड में दफना दिया गया।
यानी कि चर्चयार्ड का मतलब होता है दोस्तों कब्रिस्तान, यानी कि ग्रैसमेर नामक कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको हर तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि बस वीडियोस को अंत तक पढ़े, एक वीडियो जरूर देखिएगा। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड हार्ड वर्किंग, ये 3 वर्ड्स यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, एंड दीज 3 वर्ड्स ओके सक्सीड यू फॉर योर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम। क्लियर नाउ क्लियर? एंड नेक्स्ट आई रिपीट अगेन, ओके फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ तेजी से दोस्तों, रिपीट करता हूं कि 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ। काकरमाउथ के कम्बरलैंड में इंग्लैंड में हुआ था। 25 दिसंबर 1771 को डोरोथी वर्ड्सवर्थ ओके का जन्म हुआ। और इसके बाद में हम बात करेंगे 1778 में इनकी माता एनी कुक्सन की मृत्यु होगी 1778 में। एक एक वर्ड को मेरे ध्यान से सुनना। इसके बाद 1700 यानी कि 1779 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट स्कूल हॉक्सेड इंग्लैंड ग्रामर में दाखिला लेने के लिए चले जाते हैं। ओके, और इनकी जो सिस्टर होती हैं डोरोथी, वो कहाँ चली जाती हैं? इनके रिलेटिव के यहाँ यॉर्कशायर, जो कि लगभग 9 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी जो हैं वो एक दूसरे से कब तक नहीं मिल पाते? 9 साल तक दोस्तों। इसके बाद में 1787 में ये एक बिगिन यूनिवर्सिटी करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नाम होता है। और उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज होता है जिसका नाम होता है सेंट जॉन कॉलेज दोस्तों। ओके, इनकी पब्लिश्ड होती है हिज फर्स्ट पीस ऑफ वर्क सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। और इनका जो फर्स्ट पीस ऑफ वर्क सोनेट होता है वो इनका यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश करवाया जाता है। इसके बाद 1791 में ये गरगाउस फ्राम यूनिवर्सिटी ओके और नवंबर में ट्रैवल करते हैं फ्रांस के लिए रिपब्लिकन मूवमेंट में। और उसी समय दोस्तों ये फॉल इन लव विद फ्रेंच वुमेन एनेट बोलेन। ओके, एनेट बोलेन के साथ में ये प्यार करने लगते हैं। इसके बाद 1792 में ओके ही वाज फोर्स्ड टू लीव, ये मजबूर हो जाते हैं फ्रांस को छोड़ने के लिए बिफोर हिज फर्स्ट डॉटर वाज बॉर्न। इनकी सबसे पहली पुत्री के जन्म होने से पहले ये क्या होती है दोस्तों? वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये पैसे कमाने के पीछे दौड़ने लगते हैं। इसके बाद एनेट बाज उस समय क्या होती हैं जब ये छोड़ करके आते हैं फ्रांस में? एनेट बोलेन जो कि इनकी प्रेमिका थी ओके वो प्रेग्नेंट होती हैं। और बोलेन जो है इनके जाने के बाद, वर्ड्सवर्थ के जाने के बाद एक पुत्री को जन्म देते हैं जिसका नाम क्या होता है? कैरोलिन। इसके बाद 1793 में ओके ये पब्लिश करवाते हैं अपनी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम होता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, या हम ये कह सकते हैं एंड एन इवनिंग वॉक। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एन इवनिंग वॉक को क्या करवाते हैं? पब्लिश करवाते हैं। ये इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन होता है। इसके बाद 1795 में ये डॉर्सेट के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर इनका एक इनहेरिटेंस फ्रॉम फ्रेंड सेट ओके सेट वहीं पर अपना एक घर को भी सेट कर लेते हैं डॉर्सेट में ही। और अपनी इनकी बहन जो है वो डोरोथी भी वापस आ जाती हैं। इसके बाद इनके एक दोस्त दिखाए जाते हैं एस टी कॉलरेज ओके, बेस्ट फ्रेंड होते हैं WWW के। WWW से मतलब ओके वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, www.com नहीं है, ये क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ 1797 में फ्रेंडशिप कर लेते हैं किससे? एस टी कॉलरेज से। इसके बाद टिंटन अबे पोएम लिखते हैं ओके द राइम ऑफ द एंसेंट मैनर ओके ये एस टी कॉलरेज लिखते हैं। और 1798 में लाइरिकल बैलेट पब्लिश होता है, कलेक्शन ऑफ पोइट होता है जिसमें 2 लोगों का कलेक्शन दिखाया जाता है। कलेक्शन ऑफ पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है वो 19 पोएम का कंट्रीब्यूशन होता है और एस टी कॉलरेज के 4, अर्थात हम कह सकते हैं द लैंग्वेज रेडी यूज बाय मैन। और ये जो लाइरिकल बैलेट्स लिखे गए थे दोस्तों ऐसी भाषा में लिखे गए थे जो वहाँ के लोग बोलते थे। अब तो आसानी से समझ आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे 1799 में दोबारा से लेक डिस्ट्रिक्ट वापस आ जाते हैं अपनी बहन डोरोथी के साथ में दोस्तों। और एक गांव का नाम होता है, एक सेटल हो जाते हैं एक गांव में जिसका नाम होता है ग्रैसमेर। फिर रिपीट करता हूँ, गांव का नाम लिख लो जिसमें सेटल होते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के, ग्रैसमेर में क्या होते हैं। और इसके बाद एक वर्क लिखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ओके थीम एक्सपीरियंस इन फ्रांस पोइट टू कॉलरेज
जब यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जीवित थे तब तक अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम को नाम दिया। ओके, इसके बाद पोइम टू कॉलरेज ओके, बाद में यही पोइम प्रिलूड के नाम से भी पब्लिश हुई दोस्तों। और इसके बाद यही ऑटोबायोग्राफिकल पोइम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के समय पब्लिश यानी कि मृत्यु के बाद जो है पब्लिश हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने प्रिलूड को पब्लिश करवाया गया था। फैमिली मैटर्स में देख लो। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम पूरा का पूरा रिपीट कर दी आपको। क्लियर है दोस्तों? वैसे रिपीट तो और भी बहुत डिटेल्ड है, लेकिन पूरा फिर से रिपीट कर पाना डैट मीन्स आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका इंग्लिश वर्जन आएगा। और दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको रंजीत सिंह बुक से जो भी इनका बायोग्राफी है, तो वही उसी बुक से मैं उठा करके पूरा का पूरा एज इट उसका हिंदी ट्रांसलेट करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।